नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस के सारे एमसीक्यूज 2022 से लेकर 2024 तक। देखिए बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे लगभग होने वाले हैं 50 to 52 इन नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं उनका। हमें पता है बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन में पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, कंडक्शन नहीं, इवेपोरेशन भी नहीं। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन उस प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया फ्लोएम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना यहाँ पर assertion रीजन है बच्चों। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, assertion A एंड रीजन R। आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, तो आंसर बनेगा A। अगर B होगा, B आंसर कब होगा हमारा, when both A and R are true but R is not the correct explanation of A। और आंसर सी कब होगा बच्चों, when A is true but R is false। और आंसर डी कब होगा, when A is false but R is true। तो हमारा आंसर ए, बी या सी, डी में से होने वाला है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दोनों स्टेटमेंट्स रीड करनी है, असर्शन भी और रीजन भी। देखिए रीड करते हैं फिर जज करते हैं कि क्या होगा आंसर। असर्शन है बच्चों, इन द ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट में, हमें पता है जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एट्रिया, और जो हमारे लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों, जो इनकी वॉल्स होती हैं, दे आर वेरी वेरी थिक, है ना, दे आर टू थिक। अब रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन ये दिया हुआ है वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। एग्जैक्टली, है ना, वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो पंप करना होता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। हमें पता है ऑक्सीजनेटेड जो है हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है बॉडी पार्ट्स में, और जो हमारा बच्चों राइट वेंट्रिकल है ये पंप करता है CO2 रिच ब्लड को इनटू लंग्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस प्रेशर को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे हैव थिकर वॉल्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों ए। यहाँ पर असर्शन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का यहाँ पर। ठीक है, वेंट्रिकल्स की थिक वॉल्स होती है क्योंकि उनको ब्लड को पंप करना होता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन्स, सेकंड दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एंड थर्ड दिया हुआ है फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू। हमें पता है बच्चों फाइनल डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन्स होते हैं दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं वो अपने कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो यहां पर जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाएगी, एंड फैट से दो चीजें बनती हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो पहला ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया है क्योंकि वहां पर ग्लिसरॉल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मुझे कोई सही नहीं लग रहा है, बाकी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल गलत है बच्चों, हमें पता है जो हमारा हार्ट होता है, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन बींग्स का, राइट साइड तो कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता ही नहीं है, वहां क्या होता है, वहां तो CO2 रिच ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। नेक्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है बच्चों वो है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है, विच सेंड इट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना। किसको, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सभी के सभी बॉडी पार्ट्स में भेजता है ब्लड को। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हिच इज लेफ्ट एंड व्हिच इज राइट। सो
लेफ्ट एट्रियम कौन सा होता है? लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा विच सेंड इट टू बॉडी पार्ट्स ऑफ, नहीं, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहले कहां जाता है बच्चों? पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है फिर ऑर्टा में जाता है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है स्टेटमेंट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 और 3 आ रहे हैं, तो यहां पर आंसर बन जाने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन, ठीक है, द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। हमें पता है कि जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है, तो मैम इस तरीके से जो हमारा डायफ्राम रहता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा डायफ्राम कैसा रहता है बच्चों? जो हमारा डायफ्राम रहता है नॉर्मल कंडीशंस में ही रहता है डोम शेप्ड, है ना, इस तरीके से आर्क बनाती है, डोम शेप्ड। और जो हमारी रिब्स होती हैं मैम वो होती हैं अपनी रिलैक्स्ड। रिब्स क्या होती है? रिब्स होती हैं हमारी रिलैक्स्ड। आपसे यहां पर पूछा है कि जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं, या तो इनहेलेशन बोल सकते हैं बच्चों इसको हम, या फिर हम बोल सकते हैं इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है आपसे, तो हमें पता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं हमारी रिब्स जो है वो हो जाती हैं रेज्ड या फिर लिफ्टेड। रेज ऊपर हो जाती है, उठ जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम हो जाता है वो हो जाता है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, फ्लैटन। तो मतलब दोनों क्या हो जाते हैं? रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में चला जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है बच्चों। लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ये बिल्कुल सही लग रहा है। रिब्स जो है वो रेज हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। इस तरीके की कंडीशन यहां पर बन जाती है, इस ऐसे रिब्स ऊपर उठ जाएंगी और डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट, ताकि जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, है ना। चेस्ट कैविटी का क्या हो जाए बच्चों? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ताकि एयर इजीली अंदर एंटर कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate option given below. देखिए assertion और reason के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि A, B, C, D आंसर कब होगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए आंसर ए तब बनता है जब assertion वाला रीजन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीजन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ए का। मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है कि जैसे यहीं पे अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है बहुत अच्छे से कि हाँ भाई ये इसका रीजन है, तो आंसर होगा ए। लेकिन अगर बच्चों बोथ ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, मतलब उनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, वो रीजन नहीं है उसका, तो आंसर बनेगा बी। अगर एसर्शन सही है और रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो आंसर बनेगा सी। लेकिन बच्चों अगर पहला ही स्टेटमेंट गलत है, अगर असर्शन ही गलत है, तो आंसर विल बी डी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, असर्शन रीजन में मोस्टली यही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। देखिए असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में लिखा हुआ है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है जो हमारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उनमें ज्यादा होती है ना। रीजन ये दिया हुआ है बच्चों, रीजन क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी हाई। नो, क्योंकि क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि मैम जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपना रेट ऑफ ब्रीदिंग या रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसलिए इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि वहां अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पड़ी होती है वाटर में दैट इज फेयरली लो, बहुत कम होती है, इसलिए उनको फटाफट सांस लेना होता है ताकि वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आंसर बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होता है? इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं, तब तो ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से CO2 लेनी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो स्टोमेटा मस्ट बी ओपन। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर उसको CO2 नहीं चाहिए तो वो स्टोमेटा क्लोज रखता है अपने। नेक्स्ट है बच्चों, वाटर फ्लोज आउट ऑफ गार्ड सेल। एग्जैक्टली, हमें पता है कि मैम जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी की कमी हो जाती है इस तरीके से, गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं? फ्लेक्सिड गार्ड सेल्स, पानी बाहर चला गया, वाटर मूव्स आउट। जब गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाता है तो वो कहलाते हैं फ्लेक्सिड गार्ड सेल्स, और हमारा जो स्टोमेटा है बच्चों वो हो जाता है क्लोज। तो ये दोनों सही लग रहे हैं। वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आता है तो गार्ड सेल्स आर लाइक दिस,
देयर किडनी शेप, और स्टोमेटा क्या रहता है बच्चों, स्टोमेटा तो ओपन रहता है। आपसे क्लोज के बारे में पूछा हुआ है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड हमारा आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर सी में, तो यहां पर आंसर बन जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट करेक्ट। आपको क्या ढूंढना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ढूंढना क्या है। यहां पर ऊपर लिख लीजिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, रॉन्ग, इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है बिकॉज दे ईट ग्रास एंड ग्रास टेक टाइम्स इन डाइजेशन बिकॉज ऑफ सेलुलोज। ठीक है, और हमें उनका भी पता है बच्चों, जो हमारे एनिमल्स मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हल्की सी छोटी होती है लेंथ में, क्योंकि उनको मीट खाना होता है और मीट का डाइजेशन बहुत इजीली होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, यहाँ पर बाइल जूस आ रहा है, यहाँ पर इंटेस्टाइन का अपना जूस आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस, वो सब मिलके यहाँ पर डाइजेशन कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, एग्जैक्टली सही है बिल्कुल। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via anus. This is incorrect बच्चों। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से, ये काम है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। विली का काम होता है जो फाइनली डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स बने हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, उनको ब्लड वेसल्स में भेज देना, और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना है उसको लैक्टियल में लोड कर देना। तो ये साइट ऑफ, यहां पर विली का काम होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, है ना, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। बाकी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए करेक्ट लग रहे हैं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बच्चों, सीधे असर्शन और रीजन पढ़ लेते हैं। देखिए असर्शन में दिया हुआ है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो ब्लड लूज होने वाला होता है उसको प्रिवेंट करता है ये। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। नो, हमें पता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है अपनी प्लेटलेट्स की वजह से। तो यहां पर एसर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा यहां पर आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन रीजन है बच्चों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन, कितने क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन असर्शन ये है बच्चों, द एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन यीस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड। नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि मैम ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर, और ईस्ट के अंदर इस पायरुवेट से मैम बन जाती है यहां पर अपनी इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। तो यहां पर तो कोई एसिड नहीं बनता, इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट यहां पर हो गया अपना इनकरेक्ट। एक बार रीजन भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल ठीक है, ये सही है, लेकिन अपना एसर्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। जब एसर्शन ही गलत हो जाए तो आंसर हमेशा कौन सा बनता है, आंसर हमेशा बनता है अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से असर्शन रीजन है, असर्शन और रीजन सीधा पढ़ लेते हैं। देखिए असर्शन है अपना, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। राइट एट्रियम ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल सही है। विच पंप इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट जो यहां पर रीजन में दिया हुआ है वो रीजन थोड़ी ना है। इसमें देखिए असर्शन क्या है, असर्शन ये है कि जो लेफ्ट एट्रियम है हमारा, बना लेते हैं एक बार, ये है अपना राइट एट्रियम, ये है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये है अपना राइट वेंट्रिकल, और ये है बच्चों अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत रफ सा डायग्राम बनाया, आपको पता है एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत होती है, ठीक है, थिक, बहुत रफ बनाया। देखिए यहां पर असर्शन में ये दिया हुआ है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से। हमें पता है लंग से जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रीजन ये दिया हुआ है इस चीज का कि राइट एट्रियम जो है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में, जो फिर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है लंग्स में। ये रीजन थोड़ी ना है, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है।
ये इसका रीजन नहीं है, जो पहले स्टेटमेंट है वो उसका रीजन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर जो आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना बी। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट है बट रीजन नहीं है वो उसका। नेक्स्ट है बच्चों, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। हमने कहां पर पढ़ा है? हमने एक तो पढ़ा है बच्चों कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से अपने उसमें लीड करता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अपना है स्मॉल इंटेस्टाइन और बच्चों ये है अपना स्टमक। जब हमारे स्टमक से फूड जो है वो एग्जिट करके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम, तो वहां पर कुछ मसल्स का बंडल होता है जो इस एग्जिट को कंट्रोल करती हैं। इनको हम बोलते हैं बच्चों यहां पर, है ना। तो यहां भी क्या होती है? ये होती है अपनी स्फिंक्टर मसल्स। एक तो हमने पढ़ा है कि स्टमक के पास, है ना, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। और दूसरा हमने कहां पढ़ा है बच्चों? दूसरा हमने पढ़ा है कि जब रेक्टम से एनस के थ्रू, यहां पर एनस है अपना, एनस के थ्रू जब हमारा फीसेस जो है वो रिमूव होंगी तो यहां पर एक स्फिंक्टर है। तो हमने एनस और स्टमक में स्फिंक्टर मसल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा स्टमक एंड एनस। स्टमक और एनस के अलावा हमने और कहीं भी स्फिंक्टर मसल्स को नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स through which massive amount of gaseous exchange take place for photosynthesis। gaseous exchange कहां से होता था बच्चों? gaseous exchange जो है वो अपना होता है स्टोमेटा से। तो हमें लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया गया है, इसमें हमें ढूंढना है कि स्टोमेटा कहां है। हमें पता है कि मैम जो अपना ए पार्ट है वो तो है मैम अपर एपिडर्मिस। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है अपना अपर एपिडर्मिस को। बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों मीजोफिल सेल्स को। एक है बड़े वाली है अपनी पेलिसेड मीजोफिल और जो गोल वाली है वो है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। और बच्चों यहां पर जो फोर्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोमेटा को, है ना, क्योंकि ये हैं अपने गार्ड सेल्स। ये कौन है बच्चों? ये हैं अपने गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बीच में क्या होता है? गार्ड सेल्स के बीच में होता है स्टोमेटा। तो हमें पता है स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है, इसलिए यहां पर आंसर बन जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर अपना बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। During vigorous exercise, the occurrence of cramps in the outer muscle of an athlete is due to the conversion of pyruvate to। हाँ जी, जब कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है तो हमें पता है कि मसल्स में जो पायरुवेट होता है वो कमी, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है बच्चों लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स आते हैं मसल में, इसलिए आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर C, that is lactic acid. Next question है बच्चों, observe the following diagram and identify the process and its significance from the following options। कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों? देखिए यहां पर एक प्लांट से जो है वाटर लूज हो रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। हमें पता है इस प्रोसेस का नाम होता है, जिस प्रोसेस में वाटर जो है वो वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर्स की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से लूज हो। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का क्या मतलब है? लीव्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहां पर एक ही ऑप्शन में ट्रांसपिरेशन दिया हुआ है और आपसे सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है। ठीक है, क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स व्हिच पुल्स आउट वाटर इनसाइड द प्लांट। यहां पर क्या हो रहा है? ये कैसा क्या है बच्चों? जो अपना ट्रांसपिरेशन है वो होता है एक पुल फोर्स, है ना। क्या करते हैं? इस तरीके से स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं या कोल्ड ड्रिंक खींचते हैं, इसी तरीके से यहां पर जो अपना लीव्स हैं उनसे पानी इस तरीके से खींचा जा रहा है और इस तरीके से नीचे से पानी जो है वो ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो यहां पर ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है, ऊपर से पानी को खींचा जा रहा है इस तरीके से और नीचे से और ज्यादा पानी जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। हमें पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होती है? वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल्स, नो। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, यस। स्टिमुलस ऑफ लाइट, नहीं। डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट ऑफ द सेल, नहीं बच्चों। यहां पर पानी का जो कंटेंट है गार्ड सेल में वो डिसाइड करता है। जैसे कि हमें पता है कि मैम अगर गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो पानी बहुत अच्छे से भरा हो, अगर इस तरीके से ये अपने गार्ड सेल हैं और वाटर इज इनसाइड द गार्ड सेल्स, ठीक है, क्या होगा? गार्ड सेल्स में पानी भर जाएगा।
और भरने के बाद क्या होगा मैम, ये अपनी अच्छी सी शेप बना लेंगे और इस वजह से यहां पर हो जाता है स्टोमेटा ओपन। लेकिन जब बच्चों इन गार्ड सेल से जो है पानी पूरा का पूरा लूज हो जाता है, व्हेन वाटर गोज आउट, तो गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं, गार्ड सेल अपने इस तरीके से हो जाते हैं, ये अपनी शेप को लूज कर देते हैं और जो अपना स्टोमेटा हो जाता है वो हो जाता है क्लोज, स्टोमेटा क्लोजेस। ठीक है, और यहां पर ऐसे गार्ड सेल्स को बोलते हैं टर्जिड गार्ड सेल्स, और जिन गार्ड सेल्स के अंदर पानी की कमी होती है उनको बोलते हैं फ्लेक्सिड गार्ड सेल्स। तो वाटर का कंटेंट गार्ड सेल में कितना है ये डिसाइड करता है कि स्टोमेटा ओपन होंगे या स्टोमेटा होंगे अपने क्लोज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असर्शन रीजन है, सीधा असर्शन और रीजन वाली स्टेटमेंट को ही बच्चों पढ़ लेते हैं। देखिए असर्शन है अपना, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। बिल्कुल सही बात है, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरीके से अंदर बहुत सारी विली होती हैं और विली के अंदर मैम इस तरीके से आती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, और यहां से कुछ ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो गंदे ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन ये जो ब्लड होता है इट इज रिच इन किसमें बच्चों, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स में, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि ये है अपनी विली, विली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। रीजन है बच्चों, दीज विली हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। नो, villi are not involved in the digestion of food, they are involved in absorption of food, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और सब कुछ, ग्लिसरॉल, इन सब को एब्जॉर्ब करना ब्लड के अंदर या फिर लैक्टियल के अंदर, ये काम होता है बच्चों। विली आर नॉट फॉर डाइजेशन, डाइजेशन तो हो जाता है क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट है बच्चों अपना गलत, तो आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, assertion is true but reason is r is false। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि कई बार हम एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यही लिखा होगा, जब यहां तक सही है तो यही होगा, विल ही हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग, और इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, कहीं भी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द इवेंट्स दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, नो इट इज एब्जॉर्ब्ड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज, बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो यहां पर इनकरेक्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, रिलीज नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये चारों चीजें चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तब प्लांट्स अपना फूड जो है ग्लूकोज बना पाते हैं और बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस। अगर किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक बच्चों इस चैप्टर में वीक है तो आप इस चैप्टर का वन शॉट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन नंबर बी जो है अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाटर इन द रूट एंटर ड्यू टू, है ना, रूट्स में पानी क्यों एंटर करता है, द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्सॉर्ब वाटर, नो नॉट परफेक्ट आंसर, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, ये हमने पढ़ा हुआ है कि आयंस जो है वो एक्टिव एनर्जी को यूज करके जो है रूट सेल्स के अंदर घुस जाते हैं और इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सॉइल में एंड रूट्स में, इसी वजह से पानी पीछे पीछे आता है। तो यहां पर आंसर ये भी बन सकता है बच्चों, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो ये है। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये मान लीजिए रूट है और ये है रूट हेयर्स, हमने क्या पढ़ा था, हमने लेक्चर में भी इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर है बच्चों ये सॉइल, और सॉइल में क्या पड़े हुए हैं, सॉइल में पड़े हुए हैं अपने बहुत सारे मिनरल्स यानी आयंस, और सॉइल में है बच्चों बहुत सारा पानी। हमने ये पढ़ा था कि वैसे वाटर के ट्रांसपोर्ट में हमें एज सच कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है, बट बच्चों यहां पर जो मिनरल्स हैं, जो आयंस हैं, वो रूट के अंदर एंटर करते हैं बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, तो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है इनसाइड द रूट दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहां पर एनर्जी खर्च हो रही है। और जैसे ही आयंस यहाँ पर रूट हेयर में अंदर घुसते हैं, रूट के अंदर एंटर करते हैं बच्चों, यहां पर बन जाता है एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट,
और जिसकी वजह से बच्चों बाहर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपनी हाई हो जाती है ना। यहाँ पर क्या हो गया, जब आयंस अंदर आ गए हैं तो बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से क्रिएट हो गया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है बच्चों जिसमें सॉल्यूट या फिर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है बट पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब पानी क्या करेगा, जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है तो वो पीछे 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 चला आएगा आयंस के, है ना। आयंस बहुत पसंद है पानी को, तो ये पीछे पीछे क्या करेगा, पीछे पीछे तुरंत एंटर कर जाएगा। तो मेन रीजन जो है यहाँ पर वो ये है डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। ये पहला रीजन है, इसी की वजह से तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है तभी तो एंटर करता है। बट ये वाला आंसर भी ठीक ही लग रहा है, एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो अपना मिट्टी है उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है पहले, लेकिन ये हुआ है उसके बाद ये हुआ है तब जाकर पानी अंदर एंटर हुआ है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द प्रोसेस in which loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plants takes place is X। पता है कौन सी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ता है बच्चों? X क्या है बच्चों? X हो जाएगा अपना ट्रांसपिरेशन। Which helps in why? अब हमें सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ट्रांसपिरेशन के हमने पढ़े हुए हैं कोर्स में, दो सिग्निफिकेंस है मैम। एक सिग्निफिकेंस होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक तो ये फायदा है जिससे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बच्चों हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपसे यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स और वाई बताइए क्या होंगे। तो एक्स विल बी ट्रांसपिरेशन एंड वाई विल बी टेम्परेचर रेगुलेशन। लेकिन बच्चों यहां पर अगर आपको ये ऑप्शन में ना दिया होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता था, क्योंकि जो पानी ऊपर जाता है उसको यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ ट्रांसपिरेशन का आता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में और टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है, ये नहीं को आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, वो तो अलग बात है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर उसके साथ साथ उसको यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसलोकेशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन दिया हुआ है, तो ये गलत ही लग रहा है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ, जो प्रोसेस है वो ट्रांसपिरेशन है और उसका सिग्निफिकेंस जो है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज। हमने पढ़ लिया है कई बार, जो बच्चों हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इन वाटर दैट इज वेरी लेस, है ना, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, इसलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को बार बार एयर को ब्रीद इन करना पड़ता है ताकि वो वहां से ऑक्सीजन खींच के अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। नहीं, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको क्योंकि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। दिस विल बी द आंसर। लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इस वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बहुत हाई है। ये तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि कभी भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्लो नहीं होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो आंसर विल बी फास्टर बिकॉज ऑफ लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एसर्शन रीजन है, फिर से एसर्शन और रीजन पढ़ लेते हैं बच्चों डायरेक्टली। एसर्शन यहां पर जो दिया गया है वो है द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल्स। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला ही स्टेटमेंट देखिए यहां पर अपना हो गया है गलत। एट्रिया की जो वॉल्स होती है दे आर थिन। क्यों? क्योंकि उनको तो बस वेंट्रिकल्स ही ब्लड को पंप करना है, वेंट्रिकल्स तक। वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक होती है क्योंकि उनको तो मैम पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में भेजना है ब्लड को। तो यहां पर अपना आंसर हमें पता है, वैसे डी बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार रीजन वाला स्टेटमेंट बच्चों पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर अपना आंसर हमें पता है, असर्शन ही इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। हाँ जी बच्चों, लैक्टिक एसिड के बनने के लिए हमें कोई भी जरूरत नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की। गोल्गी बॉडी का तो कोई रोल ही नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट तो हमारे अंदर होता ही नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा साइटोप्लाज्म। हमें पता है, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट का जो अल्कोहल है वो भी साइटोप्लाज्म में बनता है, और ह्यूमन बीइंग्स में बच्चों जो हमारा लैक्टिक एसिड बनता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनता है।
लैक्टिक एसिड बनने में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है, गोल्गी एपरेटस का कोई रोल नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट तो हमारे अंदर होता ही नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से असर्शन रीजन है। देखिए, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो एमसीक्यू आता है या आपका बन जाएगा असर्शन रीजन, या फिर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, इसका मतलब बोर्ड्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, assertion पढ़ते हैं। देखिए, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms। बिल्कुल सही बात है। The amount of oxygen dissolved in water is fairly low as compared to the amount of oxygen in air। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चों जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहां पर assertion का। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है assertion में, assertion में कह रहा है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है बच्चों पानी के अंदर वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, हम पानी में जो ऑक्सीजन है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कम है, इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बहुत हाई है। तो यहां पर आंसर बन जाने वाला है बच्चों अपना ऑप्शन नंबर ए। असर्शन सही, रीजन बिल्कुल सही, और रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अपने असर्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देख लिया 2 3 4 हम डायग्राम पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डायग्राम आप करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए यहां पर इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ क्लोज स्टोमेटा 1 2 3 एंड 4 आपको बताना है क्या होगा। देखिए यहां पर एक गार्ड सेल के अंदर एक चीज दी गई है, सिर्फ एक गार्ड सेल के अंदर एक ही चीज है। एक चीज क्या हो सकती है सेल के पास? न्यूक्लियस। तो यहां पर न्यूक्लियस है नंबर 1। नंबर 2 क्या है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों गार्ड सेल्स की? गार्ड सेल्स के पास मैम होते हैं अपने बहुत सारे इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 3 क्या है बच्चों, प्लांट्स के पास होती है एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल। प्लांट सेल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लांट सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव अ बिग वैक्यूल। तो यहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा अपना वैक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। और बच्चों हमें पता है ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है अपने सारे के सारे गार्ड सेल्स के अंदर। तो यहां पर जो आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। 1 इज न्यूक्लियस, 2 इज क्लोरोप्लास्ट, 3 इज वैक्यूल एंड नंबर 4 इज गार्ड सेल। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर और ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पहले में क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है ये नहीं है, और यहाँ पर वैक्यूल दिया हुआ है वो भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता होना चाहिए कि गार्ड सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और बहुत सारे जो होते हैं वो होते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट। और बहुत बड़ी सी क्या होती है बच्चों, बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अपना वैक्यूल का। ये वाला क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट, ये वाला है अपना वैक्यूल। ठीक है, और अगर दूसरे गार्ड सेल को देखें तो ये है न्यूक्लियस, ये है वैक्यूल। ठीक है बच्चों, और ये बहुत सारे क्या है अपने, ये हैं अपने बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से असर्शन दिया है, चलिए पढ़ते हैं। असर्शन में दिया हुआ है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस। ठीक बात है, क्या बोलते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को? इनको बोला जाता है सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट। ठीक है बच्चों, रीजन में क्या दिया हुआ है? इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस। नहीं बच्चों, ये तो सिर्फ अमीबा के अंदर होता है ना, अमीबा के अंदर आप फूड को कहीं से भी ले सकते हो। लेकिन बच्चों हमने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा हुआ है, जो पैरामीशियम होता है उसके पास एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? गलेट। ठीक है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी किससे कवर्ड होती है? जो पैरामीशियम होता है मैम उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है अपनी इस तरीके से सीलिया से, और सीलिया जो है वो फूड को पुश कर करके इस तरीके से गलट में एंटर करा देता है, ओरल कैविटी में। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन में असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो पार्शियली इनकरेक्ट है। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या एक्सेप्शन है? यहां पर एक्सेप्शन है अपना पैरामीशियम। पैरामीशियम में माउथ लाइक ओपनिंग होती है, वहां पर सेल सरफेस से आप नहीं इनटेक कर सकते हो फूड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना, गिवन बिलो आर टू कॉलम्स, कॉलम 1 shows enzymes secreted by the glands in the alimentary canal of human beings and column 2 indicates the components of food on which enzymes act. Okay, choose the option shows correct matching. आपको ये ढूंढना है कि एंजाइम के साथ वो एंजाइम किस कंपोनेंट ऑफ फूड पे एक्ट कर रहा है, उसको करेक्ट मैचिंग ढूंढना है। देखिए पेप्सिन की अगर बात करें बच्चों, पेप्सिन हमें पता है पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये हो गया इनकरेक्ट। पेप्सिन कहां होता है हमारे, पेप्सिन होता है स्टमक के अंदर। दूसरा जो अपना ऑप्शन है वो है ट्रिप्सिन प्रोटीन्स, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि जो ट्रिप्सिन है वो कहां से निकलता है बच्चों, वो निकलता है पेनक्रियास से और ये प्रेजेंट होता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। लाइपेज जो है बच्चों ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लाइपेज हमें पता है ये काम करता है फैट्स या फिर लिपिड्स के ऊपर। ये भी कहां से रिलीज होता है, ये भी रिलीज होता है अपना पेनक्रियास से। ठीक है, अमाइलेज, अगर अमाइलेज की बात करें, अमाइलेज तो कभी फैट्स पर काम ही नहीं करता। अमाइलेज किस पर काम करता है बच्चों, जो हमारा अमाइलेज होता है इट एक्ट्स ऑन शुगर्स। ठीक है, और ये माउथ में भी प्रेजेंट होता है, ये हमारे इंटेस्टाइनल जूस में भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो यहाँ पर आंसर बनेगा बच्चों वो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बिल्कुल सही मैच है कॉलम ए का, कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम और जूस सिक्रीटेड इन लोकेशंस 1, 2 एंड 3 आर। 1 देख लेते हैं बच्चों, 1 क्या है, 1 है अपना माउथ। ठीक है, माउथ के बारे में पूछा हुआ है कि बताइए माउथ में कौन सा एंजाइम है और क्या है। 2 है अपना लीवर बच्चों, ठीक है, और 3 की जो लेबलिंग दी हुई है बच्चों वो दी हुई है आई थिंक पेनक्रियास के ऊपर, है ना, पेनक्रियास है ना। हमें पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टमक होता है उसके बीच में एक लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पेनक्रियास। तो यहाँ पर पेनक्रियास पे लेबलिंग दी गई है, तो आपको बताना है कौन से एंजाइम्स या जूस यहाँ से सिक्रीट होते हैं। अगर बात करते हैं माउथ की बच्चों माउथ में क्या होता है, माउथ में तो अपना अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अगर बात करते हैं लीवर की, तो लीवर से निकलता है बाइल जूस। लीवर से कभी भी कोई एंजाइम नहीं रिलीज होता, ठीक है, लीवर में कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है। और पेनक्रियाज में क्या होता है बच्चों, अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स में पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज है। ठीक है, तो यहां पर ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना होने वाला है करेक्ट, अमाइलेज, बाइल एंड ट्रिप्सिन। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। अमाइलेज माउथ से, बाइल अपने लीवर से और पेनक्रियाज से निकलता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। हमने पढ़ लिया, देखिए हमें पता है ये चीज कि हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी में ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बनता है पायरुवेट और मसल सेल्स के अंदर बनती है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, कभी भी CO2 नहीं बनती। और किसी ऑप्शन में देख लेते हैं कि लैक्टिक एसिड तो दिया हुआ है लेकिन इथेनॉल दिया हुआ है, एक साथ तो कभी नहीं बनते। ये तो ईस्ट के अंदर बनता है इथेनॉल और ये बनता है अपना मसल्स के अंदर। इसका मतलब यहां पर बच्चों जो आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बनता है पायरुवेट और मसल सेल्स में उससे बन जाता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है बच्चों वो है द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल टू। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ जी, ठीक बात है बिल्कुल। राइट साइड में CO2 रिच ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में होता है O2 रिच ब्लड, तो उसको सेपरेट करता है। अलाउ स्लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नहीं स्लो नहीं, हमें फास्ट सप्लाई चाहिए। सप्लाई एनर्जी टू एनिमल्स विद लो एनर्जी नीड्स, नो, हमारी तो एनर्जी नीड्स बहुत हाई है। 4 चैम्बर हार्ट तो उन्हीं में होता है जिनकी एनर्जी नीड्स हाई है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एज कांस्टेंट। ठीक है, ऑफन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, नहीं, हम क्या करते हैं, हम तो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं या फिर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। होम्योथर्मिक एनिमल्स का क्या नाम होता है बच्चों, होम्योथर्मिक एनिमल्स का नाम होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है और हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाई राइट और लेफ्ट साइड का सेपरेशन जो है वो इसलिए है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इन स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissues of plant is transported to the buds for
है ना। स्प्रिंग में जो शुगर स्टोर्ड रहती है रूट्स में या फिर स्टेम में, वो बर्ड्स के पास क्यों जाती है? क्योंकि बच्चों बर्ड्स को भी जरूरत है ग्रो करने की, उनको एनर्जी चाहिए, और द एनर्जी नीड्स ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो। ऑब्वियसली टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए नहीं, बैलेंसिंग द स्टोरेज इन डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं। हमें पता है कि मैम हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज बाय डायरेक्शनल, है ना। लीव से रूट्स में भी जा सकता है फूड, और रूट से ऊपर नई नई बर्ड्स में भी जा सकता है, क्योंकि बर्ड्स को क्या करना है? बर्ड्स को एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए उनमें रूट से या स्टेम से जो है फूड वो जाता है, शुगर्स जो है वो जाती है ट्रांसपोर्ट होकर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। हाँ जी, जो एनर्जी निकलती है बच्चों उससे क्या सिंथेसाइज करते हैं हम? एटीपी। ऑब्वियसली एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है अपनी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जब भी हमारी बॉडी में बच्चों कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हम एटीपी को यूज करके उसको कंडक्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर, वो हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यू टू। हमें पता है पानी का अपवर्ड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो है ट्रांसपिरेशनल पुल एक फोर्स है जो पानी को ऊपर एरियल पार्ट्स में ऊपर खींच रहा है, और लिक्विड पानी का क्या बना रहा है? वेपर्स। और जो रूट से पानी है वो ऊपर खींचा चला जा रहा है, पुल हो रहा है वो पानी। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से असर्शन रीजन है, पढ़ते हैं। देखिए असर्शन है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच स्लोअर। नहीं, रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत हाई होता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो, ठीक है, एज कंपेयर टू द अमाउंट प्रेजेंट इन द एयर। बिल्कुल ठीक बात है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर डी। जब पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो और दूसरा जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो, तो आंसर क्या होता है? आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितनी बार असर्शन रीजन, हर साल असर्शन रीजन आता है इस टॉपिक से। ठीक है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में वो बहुत हाई होता है, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है पानी के अंदर वो बहुत कम है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय विली। विली क्या फंक्शन नहीं करती है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सही बात है। टू एंश्योर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है। इजेशन ऑफ फूड, नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजेशन तो नहीं काम है बच्चों, इजेशन किसका काम है? इजेशन तो काम है अपने एनस का। या डिफिकेशन, जब हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सॉलिड वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव होता है एनस के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो विली का काम इजेशन नहीं है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक डायग्राम दिया गया, देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द डायग्राम्स, सबकी लेबलिंग पता होनी चाहिए, सब आपको ड्रॉ करने आनी चाहिए। देखिए इन द गिवन डायग्राम ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली आर। हाँ जी बच्चों, ए क्या है? हमें पता है जब हम किसी बायोलॉजी के डायग्राम को देख रहे हैं तो हम सामने वाले का डायग्राम देख रहे हैं, तो यहां पर ए हो जाएगा अपना राइट किडनी। ठीक है बच्चों, और बी क्या हो जाएगा? बी रेड कलर की है मोटी आर्टरी, इसको बोलेंगे ऑर्टा। और सी क्या है बच्चों? सी इज वेना कावा। ठीक है, और डी क्या है? डी है अपना सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जिसमें ये दिया हुआ है राइट किडनी, बी ऑर्टा, सी वेना कावा एंड डी इज बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्योंकि इनमें तो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी तो नहीं है, ये तो राइट किडनी है। राइट किडनी ऑर्टा, यहां पर दिया हुआ है यूरेटर, ये गलत हो गया है ना, यूरेटर नहीं है। सी क्या है? सी इज वेना कावा। और बच्चों डी क्या है? डी इज ब्लैडर। यूरेथ्रा कहां है? यूरेथ्रा तो यहां है कहीं। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड। सबसे पतली ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरीज, है ना। दे आर वन सेल थिक, इस तरीके से वन सेल की थिकनेस होती है कैपिलरीज की। तो सबसे पतली जो ब्लड वेसल्स है दे आर कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेजल पैसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू। हाँ जी, नेजल पैसेज में हमारे इस तरीके से नाक के अंदर बच्चों
जो म्यूकस की लाइनिंग होती है उसका क्या फंक्शन है, यहाँ हमें पता है इस तरीके से हमारी नेजल पैसेज में यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और मैम यहाँ पर होती है म्यूकस की एक पूरी की पूरी कोटिंग, हमें पता है जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं बच्चों। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर, नहीं। मूव द एयर इन एंड आउट, नो। फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ इन, ये सही है ना, एयर को फिल्टर करने के लिए होता है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, नो। ये कहाँ होगा, ये तो जाके एल्वियोली में होगा कहीं, एल्वियोली के जो कॉन्टैक्ट में ब्लड वेसल्स होती है मैम, दे विल अपटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली और इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा बच्चों फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ इन, जो एयर हम अंदर लेते हैं उसको फिल्टर करने का काम है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, उसमें से जर्म्स को ट्रैप कर लेना इनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, in the following flow chart showing autotrophic nutrition in green plants, A and B respectively are, हाँ जी, A and B क्या है बच्चों देख लेते हैं। CO2 और पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर यूटिलाइज्ड एज एंड दे आर स्टोर्ड एज। हमें पता है कि मैम प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, है ना, एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ऑक्सीजन एनर्जी बिल्कुल गलत है, स्टार्च एंड ऑक्सीजन बिल्कुल गलत है, एनर्जी एंड स्टार्च बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा बच्चों सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, पहले ए पूछा हुआ है और फिर बी पूछा हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो ये आंसर बन जाएगा। ऑक्सीजन एंड वाटर ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स मार्क्ड ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम को ही एनालाइज कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए जो ए दिया हुआ है हमें पता है ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जो पंप कर कर ले जाता है, कैसा ब्लड होता है यहाँ पर, यहाँ होता है CO2 रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से जो ब्लड को लेके जाता है लंग्स के अंदर वो क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा अपना, क्या ए बन जाने वाला है यहाँ पर अपनी पल्मोनरी आर्टरी, है ना, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ही वो है जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाती है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए इधर क्या है बच्चों, यहां पर हमें पता है कि बी क्या होता है, वो कौन सी ब्लड वेसल है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, लंग्स से आती है अपनी पल्मोनरी वेन और इसमें होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और ये लेकर पहुंच जाती है इसको लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पर जो ए है बच्चों वो है अपना पल्मोनरी आर्टरी और जो बी है वो है अपनी पल्मोनरी वेन। तो एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर सही हैं और कौन से ऑप्शंस यहां पर गलत है। देखिए ब्लड वेसल ए इट कैरीज CO2 रिच ब्लड टू द लंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। ब्लड वेसल बी इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी ठीक है। ब्लड वेसल बी लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, बिल्कुल ठीक बात है। हमें पता है कि हार्ट का जो चैम्बर ब्लड को रिसीव करता है वो होता है रिलैक्स और जिस चैम्बर से ब्लड जाता है नीचे वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो रिसीव करने वाला है वो हमेशा क्या होगा, रिलैक्स होगा। इसका मतलब ये भी सही लग रहा है। देख लेते हैं ब्लड वेसल ए राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल, नो, एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं वो कभी भी थिक नहीं होती है, दे आर ऑलवेज थिन इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स। क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ ब्लड की पंपिंग बहुत थोड़ी सी दूर के लिए करनी है, सिर्फ एट्रियम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारा का सारा ब्लड अपना कलेक्ट हो जाने वाला है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये गलत हो गया बच्चों, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अपना ऐसा ऑप्शन जिसमें 1, 2 एंड 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 अपने दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए in living organisms during respiration which of the following products are not formed in oxygen if oxygen is not available। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो हमें पता है कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, कभी भी CO2 वाटर नहीं बनेगा, बाकी सब कुछ बन सकता है। तो यहां पर बच्चों पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, CO2 और पानी कभी नहीं बनेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि CO2 तभी बन सकता है किसी कार्बोहाइड्रेट से जब होने वाली है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दैट कार्बन सोर्स। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, लैक्टिक एसिड अल्कोहल कुछ भी बन सकता है, लेकिन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बन सकता। ये तभी बनेगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। ऐसा नहीं है, सिंपलर में तो करेगा ही ना ब्रेक डाउन। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो जो बॉडी की आउटर सरफेस है उसी से एक्सचेंज हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन से। सब्सटेंसेस जो हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। नहीं, यहां पर टिश्यूज की जरूरत नहीं है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ना। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग इन द फूड। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 और अपना 4 लग रहा है बिल्कुल सही। तो ऐसा हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन काफी है, उनकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने के लिए, और एंटायर सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, इसीलिए यहां पर सिंपल डिफ्यूजन काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following is not removed as a waste product from the body of plants? plants में कौन सा वेस्ट नहीं है? रेजिन एंड गम्स ये वेस्ट होता है प्लांट्स के अंदर। यूरिया कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता है बच्चों। और ऑप्शंस देख लेते हैं। ड्राई लीव्स, हाँ जी ड्राई लीव्स होती हैं वेस्ट, क्योंकि उनको उसमें पहले स्टोर करते हैं वेस्ट चीजों को और फिर उनको शट ऑफ कर देते हैं प्लांट्स। एक्सेस वाटर भी होता है वेस्ट। एक्सेस वाटर को ही तो ट्रांसपिरेशन से रिमूव करते हैं बच्चों, इसका मतलब ये भी वेस्ट हो सकता है। यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरिया कभी भी वेस्ट नहीं होता है अपना प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना डायग्राम बेस देख लेते हैं। Which of the following statement are correct in reference to role of A? यहां पर A क्या है बच्चों? A अपना दिया हुआ है डायफ्राम। A क्या है? मसल है और उसका नाम है डायफ्राम। ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमन बींग, देखिए क्या क्या होता है यहां पर। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। नो, बिल्कुल इनकरेक्ट है बच्चों। रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन ऑल्सो। आप कितना ही जबरदस्ती एक्सहेल करिए, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालिए, फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमेशा हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। 1100 से 1200 जो ml का एयर होता है वो हमेशा हमारी लंग्स में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, ये सही स्टेटमेंट है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। इट गेट्स रेज एट वी इनहेल, नहीं रेज नहीं होता है कभी भी। रेज तो नॉर्मल कंडीशंस में होता है ऐसे, ये होता है फ्लैट जब हम एयर को इनहेल करते हैं। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। ऑब्वियसली हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जब हमारा डायफ्राम इस तरीके से रिलैक्स होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट होता है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज कैसी स्टेज है बच्चों? वो है अपनी फ्लैट स्टेज, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। ठीक है, डोम शेप जो होती है वो नॉर्मल स्टेज होती है, रिलैक्स स्टेट होती है उसकी। तो यहां पर चेस्ट कैविटी का एरिया भी बढ़ता है जब ये फ्लैट होता है इस तरीके से, है ना। पहले ऐसा होता है और रिब्स इस तरीके से होती हैं और फिर रिब्स हो जाती हैं रेज और डायफ्राम हो जाता है फ्लैट। तो यहां पर आंसर बन जाएगा अपना 2 and 4। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डायफ्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following conditions is true for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram? देखिए जो डायग्राम में स्टेट दी हुई है स्टोमेटा की, यहां पर जो स्टोमेटा है वो है क्लोज्ड। ठीक है, तो ऐसा कब होता है बच्चों? पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं? स्टोमेटा तब क्लोज होते हैं जब हमारी जो गार्ड सेल्स हैं बच्चों, ये इन्होंने गलत लेबलिंग की हुई है। गार्ड सेल्स आर दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स है ना, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। जो बीन शेप है वो गार्ड सेल है। ये कौन सी सेल है बच्चों? ये है अपनी एपिडर्मल सेल, या इनको बहुत कंसाइजली हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, बट अभी उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर स्टोमेटा जो है वो अपना है क्लोज कंडीशन में। ठीक है, ये क्लोज स्टेट में है। तो ये है अपने गार्ड सेल।
तो हमें पता है ऐसा कब होता है, जब गार्ड सेल से पानी पूरा का पूरा लूज हो जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, नहीं, जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो स्टोमेटा ओपन होता है। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, नो। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, ये बिल्कुल सही लग रहा है बच्चों। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल, नहीं। जब हमारे गार्ड सेल से पानी लूज हो जाता है और गार्ड सेल हो जाते हैं अपने फ्लेक्सिड, तब होते हैं स्टोमेटा क्लोज। तो यहां पर स्टोमेटा क्लोज वाली सिचुएशन दिखाई हुई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से असर्शन रीजन है, पढ़ लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन is an essential element for plant growth and is taken up by plants in the form of inorganic nitrates and nitrites, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन दिया हुआ है बच्चों, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals for the plants, बिल्कुल सही है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है का, दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्टली सेपरेटली जो है वो करेक्ट है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स टेकअप करते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, और सॉइल से प्लांट को मिलते हैं बहुत सारे और भी मिनरल्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिर से असर्शन रीजन है बच्चों। देखिए, असर्शन में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, बिल्कुल ठीक बात है। जो HCl है हमारा वो किसमें हेल्प करता है, वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। कैसे? रीजन ये दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर, हमें पता है कि स्टमक के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है बच्चों हमारे स्टमक में, वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, प्रोपेप्सिन की फॉर्म में या पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। अगर किसी एंजाइम के सामने प्रो लगा हो या पीछे जन लगा हो, इसका मतलब वो है उसकी इनएक्टिव स्टेट। और बच्चों अगर हम चाहते हैं कि ये एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करे, तो यहां पर हमें चाहिए HCl। HCl क्या करता है, HCl इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो इसको पेप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तभी जाकर अब ये जो फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, पेप्सिन फॉर्म, ये जाकर करेगी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट। ठीक है बच्चों, ये स्टेट क्या करने वाली है, ये करने वाली है प्रोटीन को डाइजेस्ट। तो यहां पर जो HCl है वो वाकई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे? जो अपना पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पेप्सिन जो है वो काम कर सकता है एट pH 1.8। HCl उसको वो pH भी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ठीक है, उसको एक्टिवेट तो कर ही रहा है। देखिए पहले तो उसको जगा रहा है, उठ भाई तेरे को काम करना है तो एक्टिवेट हो, और दूसरा काम क्या कर रहा है, उसको काम करने वाली कंडीशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, a student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, आपको ये बताना है गलत स्टेप कौन सा है। यहाँ पर जो उस बच्चे ने गलत लिख दिया है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट गलत लिख दिया, आपको वो ढूंढना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बोथ potted plants are kept in dark for at least 3 days, सही है बिल्कुल, ताकि स्टार चूज हो जाए। बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ potted plants are kept in sunlight after the starch test, नहीं, स्टार्च टेस्ट से तो पहले रखना है ना, बिफोर द स्टार्च टेस्ट। यहां पर ये गलत हो गया है, यहां पर आफ्टर की जगह यहां पर आफ्टर नहीं आएगा, बिफोर द स्टार्च टेस्ट आएगा। A leaf from both the plant is taken to test the presence of starch, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों वो हो गया है ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें पता है KOH क्या करता है बच्चों, KOH करता है CO2 को एब्जॉर्ब। ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग are shown in diagram, okay, as shown. Observe A and B and select one characteristic that holds true for both of them. आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो दोनों के लिए करेक्ट है। आपको गिल्स दी गई है और आपको दी गई है ह्यूमन बीइंग्स की एल्वियोलाई। देखिए
बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, नहीं। गिल्स क्या होती है बच्चों, देखिए बहुत सारे टाइप की फिशेस होती है, कुछ बोनी फिशेस होती है, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। किसी किसी फिश में ना कवरिंग होती है इस तरीके से, वो गिल्स को कवर कर देते हैं इस तरीके से, लेकिन बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें कवर नहीं होता है। तो गिल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, गिल्स एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हो सकती है। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई तो इंटरनली प्रेजेंट है, लेकिन गिल्स जो है वो बिल्कुल सुपरफिशियली इस तरीके से प्रेजेंट होती है, उनके ऊपर इस तरीके से कवर होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेसेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, ये ठीक लग रहा है बच्चों। नेक्स्ट है बोथ द पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, नहीं, ब्लड सप्लाई तो बहुत अच्छी होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होती है। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, नो। हमें पता है जो फिशेस का हार्ट होता है वो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव नहीं करता है। फिशेस के अंदर गिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और बॉडी के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है हमेशा, और फिर से हार्ट का जो गंदा ब्लड है वो जाएगा हमारी गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो बिल्कुल परफेक्ट दोनों के लिए सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों के पास थिन और मॉइस्ट सरफेस होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड when the person exhales into the test tube। हमें पता है ये कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, इस एक्टिविटी में हम ये चेक करते हैं कि परसेंटेज ऑफ CO2 जो होती है वो ज्यादा कौन सी एयर में है, जो एयर हमारे आसपास है एटमॉस्फेरिक एयर, या फिर जो एयर हम एक्सहेल आउट करते हैं उसमें ज्यादा CO2 की परसेंटेज है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, परसेंटेज ऑफ CO2 इज मोर इन इनहेल्ड एयर, नो। ये एक्टिविटी तो क्या बताती है, ये तो बताती है एक्सहेल्ड एयर के बारे में। Fermentation occurs in the presence of oxygen, no. Percentage of carbon dioxide is more in the exhaled air, exactly, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही ऑप्शन है। Fermentation occurs in the presence of carbon dioxide, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये एक्टिविटी में ये बताती है कि CO2 की परसेंटेज जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन in a deer is more as compared to the length of small intestine in a tiger। डियर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हल्की सी लंबी होती है इन कंपैरिजन टू टाइगर, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, जो डियर होता है वो फीड करता है अपना ग्रास पे, और जो टाइगर होता है वो फीड करता है मीट में। हमने ये पढ़ा हुआ है ऐसे एनिमल्स जो होते हैं अपने हर्बीवोर्स, जो घास खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या खा रहे हैं, है ना, किस चीज पर डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होगी या छोटी होगी, फूड दे ईट, है ना। ऑप्शन देखते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, नहीं। टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, यस। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विल इन द इंटेस्टाइन, नो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, नो। तो किस टाइप का फूड कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसके बेसिस पर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ यहां पर होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। हाँ जी बच्चों, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स पढ़े हैं हमने जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था इस तरीके से मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स के पास होती हैं अपनी कंपेनियन सेल्स, और जो कंपेनियन सेल होती है दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इस तरीके से सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये है मीजोफिल सेल जिनमें फूड बनेगा, और ये है अपनी कंपेनियन सेल जो यहाँ पर एटीपी खर्च करके फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाली है, किसके अंदर बच्चों, सीव ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, नो। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, यस। फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, नो। फ्लोएम फाइबर्स एंड सीव ट्यूब, नो। हमने सभी के सभी फंक्शंस पढ़े हुए हैं, बट हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मेनली इन्वॉल्व होते हैं अपने कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सभी के सभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस।